जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देश के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। उनके निर्वाचन, राष्ट्रपति पद की योग्यता, शपथ, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ व अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है, विस्तृत वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल व महान्यायवादी शामिल हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख भी होता है, जो भारत की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन सीधे जनता द्वारा ना होकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो मनोनीत सदस्य हैं विधानमंडल के, वो इस निर्वाचक मंडल में कतई शामिल नहीं रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ, एक बार पुनः रिपीट कर दें, सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में शामिल होते हैं, मतदान करने में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता निर्धारित है, ऐसे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताएं होती हैं, वो सभी योग्यताएं जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति है उसके पास होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करने के दौरान जो नामांकन दाखिल होता है, उसमें 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। वो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक उन्हीं निर्वाचक मंडल में से होने चाहिए।
जो राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने हेतु उपयुक्त हैं। आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये की जमानत धनराशि जमा की जाती है। कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग पाने में यदि वो कैंडिडेट असमर्थ रहता है तो उसकी जो जमानत की धनराशि है वो जब्त कर ली जाती है। 1997 के पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की व्यवस्था थी तथा जमानत की जो धनराशि है वो मात्र 2500 रुपये थी। किंतु चुनाव की गंभीरता को बनाए रखने के लिए अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाई गई, जमानत धनराशि भी बढ़ाई गई। नहीं तो अनुमोदक प्रस्ताव सरलता से हासिल करके लोग चुनाव में नामांकन कर देते थे और चुनाव की गंभीरता को प्रभावित करते थे। साथियों, निर्वाचित होने के उपरांत जो राष्ट्रपति पद का शपथ है, उनको शपथ जो अपने देश का उच्चतम न्यायालय है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो उनके ना होने की दशा में जो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनके द्वारा राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है। शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति पहले अपने नाम का उल्लेख करते हैं। मैं अपना नाम श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये उनकी शपथ है। शपथ ग्रहण करने के बाद की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस दौरान आज के समय में उनको 5 लाख रुपए मासिक वेतन की व्यवस्था है। राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, जो शानदार आवास है, वो राष्ट्रपति भवन उन्हें रहने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी और कई आलीशान शानदार व्यवस्थाएं हैं, जिसमें सुरक्षा, वाहन, चिकित्सा संबंधी कई विशिष्ट सुविधाएं राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में बहुत ही सुसज्जित आवास, पेंशन के रूप में उनके वेतन का 50%, जैसे आज 5 लाख रुपए है तो पेंशन वो 2.5 लाख रुपए पाएंगे प्रति महीना। चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ के लिए, कार्यालय के खर्च के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। उनके ना रहने पर, उनके मरणोपरांत उनकी पत्नी अथवा पति को भी ये सुविधाएं जारी रहती हैं। पेंशन की राशि आधी हो जाती है। राष्ट्रपति को और भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां
प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ शक्तियों का, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का उल्लेख हम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। वह प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह भारत के महानियंत्रक व लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। वो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। वह उपराज्यपाल के माध्यम से सीधे शासन करता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के गठन व आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। कार्यकारी शक्ति के बाद जो विधायी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद अगर रिक्त हों तो वो लोकसभा के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए नामित कर सकते हैं। वो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। वो लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय, जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ऐसे दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में लोकसभा में नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। संसद के सत्र को आहूत करना व उसके अवसान की अधिसूचना जारी करने की जो विशिष्ट शक्ति है, वो भी देश के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत वो विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहें तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, यदि ना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। उस पर अपने विचार, अपने फैसले को सुरक्षित रख सकते हैं। विधेयक अगर वो धन विधेयक नहीं है तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। वो उनके पास वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के उपरांत ही सदन के में प्रस्तुत किया जाता है।
वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको केंद्रीय बजट कहा जाता है, को संसद के समक्ष रखने का काम करते हैं। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं। वो राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ये उनकी वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। न्यायिक शक्ति में वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय के किसी विधि या तथ्य पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु उनकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। वो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को मिले दंड को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है अथवा कम सजा में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसको वीटो पावर कहा जा सकता है, वीटो शक्ति कहा जाता है। वीटो शक्ति राष्ट्रपति को देने के पीछे जो संविधान में उस समय संविधान निर्माताओं का जो मंतव्य रहा है, जो उनका पक्ष रहा है, वो ये रहा है कि संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित ना किए गए विधियान बनाने से रोकना। संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित ना किए गए विधान बनाने से रोकना। किसी संवैधानिक विधान को किसी असंवैधानिक विधान को विधान बनने से रोकना, अधिनियम बनने से रोकना। इन 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के चलते राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर 3 प्रकार का है। एक है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो में जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है। भारत के राष्ट्रपति में 3 शक्तियां, जो आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो निहित हैं। उनमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में व सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल द्वारा पारित विधेयक से संतुष्ट ना हो तो उस विधेयक को वो रोक लेते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में
जैसा कि पूर्व में बताया गया कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारणतया राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। जब राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई थी, तब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इस विधेयक को रोक दिया गया था। साथियों, इन महत्वपूर्ण शक्तियों के अलावा भी राष्ट्रपति के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। संविधान के अनुच्छेद 123 में जब संसद का सत्रावसान हो जाता है अथवा जब सत्र ना चल रहा हो और राज्य के हित में अथवा लोक हित में कोई ऐसा विधेयक लाना जो राज्य के लिए कल्याणकारी हो, आवश्यक प्रतीत हो रहा हो, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। इसलिए एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभा में कहा कि अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते हैं। ये अध्यादेश जारी करने की जो महत्वपूर्ण शक्ति राज्यपाल के पास है, ये बहुत ही विशिष्ट शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा, कठोर कारावास की सजा, के मामलों में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो उस सजा को माफ़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं।
जैसे मृत्युदंड की सज़ा को कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना, कठोर कारावास की सज़ा को साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना, अथवा दोनों सजाओं में परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माफ़ कर देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में जो सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, वह उसकी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, जो उसके द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल के सहयोग से वो सत्ता का संचालन करता है। किंतु राष्ट्रपति का भी पद देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके पास तमाम संवैधानिक शक्तियां हैं, तमाम वैधानिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रावधान है वो महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्ताव ला करके लाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बशर्ते उस प्रस्ताव पर जिस सदन में लाया जा रहा हो उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हों। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा इस प्रस्ताव पर व राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच की जाती है। जांच करने के उपरांत उस सदन से भी यदि 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत में आज तक अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। साथियों, देश के राष्ट्रपति के बारे में उनके पद, उनके निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, उनके कार्यकाल, उनको मिलने वाले वेतन, सुख सुविधाएं व भारतीय संविधान में उनको प्राप्त शक्तियों के ऊपर हमने आपसे चर्चा की है। आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना विचार इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।